अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज आपको मैं बताऊं प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि आपको मैं एक इंतहाई अफसोसनाक चीज़ दिखाने वाला हूं थोड़ी देर के बाद, और मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। और आपको मैं अपने मेहमानों को बता रहा था, जैसे सलमान गनी साहब से मेरा जिक्र हो रहा था, मैं उनको कह रहा था कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हो सकता है आपको आज रात कम से कम एक रात आपकी नींद ज़रूर डिस्टर्ब रहे। और ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। और अगर कोई छोटे बच्चे प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ ना देखें। मैं विजुअल कोई नहीं दिखाऊंगा, मैं विजुअल कोई ऐसा नहीं दिखाऊंगा कि जैसे आपको तकलीफ हो, लेकिन एक ऐसी चीज़ आपको ज़रूर सुनवाऊंगा कि आप कांप जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि आज एक जैसे चलने फिरने वाले लोग होते हैं, मजदूर वगैरह सड़क पे, उनमें से एक ने एक शेर भेजा मुझे। और वो शेर क्या है कि सोच रहा है पाकिस्तान, ना कोई धंधा ना कोई काम, रिश्वत आम ट्रैफिक जाम, अमेरिका के हम बने गुलाम, सारी दुनिया में बदनाम हो गया मेरा क्या अंजाम, ये सोच रहा है पाकिस्तान। मुझे नहीं पता इसका रदीफ काफ़िया सही है कि नहीं, इसका वज़न सही है कि नहीं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना लोग सहम गए हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि घबरा गए हैं, अफरा तफरी वो तो है ही है, सहम गए हैं और अब खबर ही खबर नहीं रही। यानी मैं ऊपर आ रहा हूँ, आधा घंटा पहले मैंने दुनिया न्यूज़ के न्यूज़ वो उसमें टिकर्स पे मैं देख रहा था कि हैदराबाद में फायरिंग हो रही है, वो बंद हो गई हैं मार्केटें वहाँ पे। तो हमने उस पर कुछ शायद दूसरी खबर लुक नहीं दी, क्योंकि ये तो हो रहा है आज इस शहर में, तो कल उस शहर में, तो परसों उस शहर में, किसी को हम बेहिस होते जा रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं लाहौर में सिद्दीकुल फारूक, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान गनी, ब्यूरो चीफ़ हैं दुनिया न्यूज़ लाहौर के। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शौकत महमूद बसरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि आज का टॉपिक सुपर, अगर आप देख रहे हो, आज का टॉपिक बड़ा सिंपल है कि पाकिस्तान, ये इन्होंने तो यानी मेरे जो टीम है ना, प्रोडक्शन टीम, ये बड़ी केयरफुल होकर चलती है। ये चाहते हैं कि पैमरा की तरफ से हमें को नोटिस ना आ जाए, बैन ना हो जाए। इन्होंने मेरा दिया हुआ टॉपिक चेंज कर दिया, लिखा हुआ मुल्क बराए फ़रोख्त। एक्चुअली होना चाहिए था कि पाकिस्तान बराए फ़रोख्त। जो हालात हमारे जा रहे हैं, हम हर चीज़ बेचने को तैयार हैं, औने पौने दामों क्या हम वैसे फेंकने को तैयार हैं, और हम अपने लोग भी बेचने को तैयार हैं। लेकिन आपको सबसे पहले बताऊं, जो हमारे दलेर नडर बहादुर लोग हैं उनका असल में हाल क्या है कि कुछ अर्सा पहले बाबर अवान साहब निकले थे अदालत से, और क्या उन्होंने धूम धड़क्का डाला था, क्या उनका धमाल था। ज़रा देखें बाबर अवान साहब को। नोटिस मिलिया कारा साहब सर, नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, क्यों सोनिया दा गिला करो, मैं लख वारी बिस्मिल्लाह करा जी। अच्छा, हुआ क्या कि ये तो इन्होंने बताया नहीं उसके बाद कि इन्होंने जो अदालत में एफिडेविट जमा कराया, बाबर अवान साहब का एफिडेविट, यानी ये भी आपने शेयर भी सुन लिए, और ये है कि जी एप्लीकेंट इज ऑफरिंग अनकंडीशनल अपॉलजी, अनकंडीशनल अपॉलजी। और या बाहर क्या नारे मार रहे थे, यही हाल हमारी पूरी हुकूमत का, कि सामने हमारे कुछ हो रहा है, पीछे हमारे कुछ हो रहा है। हो ये रहा है कि मूसा गिलानी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का भाई बेटा, इस मुल्क में गालिबन सबसे बड़ी डकैती करके यहाँ से फरार हो गया, और अब कहा जा रहा है कि वो हनीमून के लिए गया। एक्चुअली हनीमून नहीं, साल पहले शादी हुई थी, अब हनीमून आ गया कि जब उसके समन जारी होने थे। लेकिन अब सवाल ये है शौकत बसरा साहब कि आम हालात में हमारी पुलिस ये करती है, ख़ासतौर पर पंजाब पुलिस तो करती है, और इसलिए मैंने एक नून लीग के भी बंदे को बुलाया। मैं देखता हूँ इनमें भी कितनी हिम्मत है सच बोलने की, कि अगर मुलजिम मफरूर हो जाए, या अपना, अभी मुजरिम नहीं मैं कह रहा, मुलजिम कह रहा हूँ, जब वो मफरूर होता है तो उसके बाप को या उसके बड़े भाई को पकड़ के थाने के अंदर बैठा दिया जाता है। तो अब हम तैयार हैं रेट ऑफ द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए, यहाँ पे उसके बाप और भाई को पकड़ के गिरफ्तार करने के लिए। मुबशर, मेरा ख्याल में मीडिया की आज़ादी का हरगज़ ये मकसद नहीं है कि बगैर अनहर्ड किसी के खिलाफ ऐसे इल्जाम लगा दिए जाएं। और ये तो मेरी गुजारिश सुन लें, एफिडेविट मेरे पास ब्रिगेडियर फहीम का भी एफिडेविट है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, और आपको इसमें बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा। 9 अप्रैल को 2012, 9 अप्रैल 2012 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना बयान हल्फी दिया, उन्होंने कहा कि मुझे खास तौर पे वहां पे बुला के धमकियां दी गई, और खुशनूर लशारी ने ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि अली मूसा गिलानी का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का मसला है।
और उन्होंने कहा कि उसके बाद सरकारी इदारों ने कई नाजायज हरबे इस्तेमाल किए और जो उन धमकियों को सच साबित करती है जो खुशनूद लाशारी ने मुझे दी ताकि इस मामले की तहकीकात को रोक दिया जाए। सब गलत है। गलत है तो ये हनीमून इस वक्त क्यों है? मुबश्शिर मेरी अब आपने सवाल कर लिया, मेरा जवाब ले लें। दे दे। काइंडली सवाल और जवाब दोनों आप ना दें। ये है आप इस्तीफा भी साथ ही दे दें। मूसा गिलानी साहब के मुतल्लिक इल्जाम आया जी। अब गुजारिश ये है कि जब तक किसी कोर्ट से बाकायदा उनको कोई नोटिस आ नहीं जाता, उनको वो गिल्टी होते नहीं है। ये तो एक अजब मजाक है कि मीडिया पे आ जाए और किसी को यह कह दें कि उसने ये हो गया, अब वो भाग गया। यही काम मुनस इलाही साहब के खिलाफ हुआ, वो वापस आए। और मुझे बताइए, अब अगर मूसा गिलानी साहब वापस आएंगे, ये जो आज आपने बात उनके मुतल्लिक इतनी बड़ी कह दी है, तो फिर मुझे आप किस बात अपना बसरा साहब, फिर आप क्या एक मिनट ठहरे, मेरी बात सुने। क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर उस रहनुमा की शदीद मुजम्मत करते हैं इन्हीं अल्फाज में जिसमें आपने की है, जिसने अभी तक बगैर सबूत के लैपटॉप्स के ऊपर भी कहा कि करप्शन हो गई 1.7 बिलियन की? ये फिगर कहां से आ गया? मेरी सुन लें, मैं नहीं, फिर आपने ही कहा था इसी कुर्सी पे बैठ के, लाहौर में बैठ के। शक नहीं है इस मुबश्शिर, इसमें कोई शक नहीं है कि करप्शन हमारे माशरे का एक नासूर उसको बन चुकी है। लेकिन खुदारा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो आप सियासतदानों का मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, खुदारा इससे बाज हो जाए। आप मीडिया का कर लें, जितना मैं तैयार हूं। आप मीडिया का शुरू करें या सलमान गनी है यहाँ पे, मैं हूं, हम बैठे हैं यहाँ पे। बताइए इनकी करप्शन बताइए, मेरी करप्शन बताइए, आप बताइए मेरे इदारे की करप्शन बताइए। मैं बैठा हूं आपके सामने, ना माइक बंद होगा ना ब्रेक होगी। क्या बातें कर रहे हैं आप? नारे मार रहे हैं आप पाकिस्तान को जर्नैलों ने लूटा है। किस जर्नैल ने लूटा है? आपसे ज्यादा किसने लूटा है? आप लोग तो बंबोड़ के खा गए हैं। एक छोटा कौन से जर्नैल ने लूटा है? एक मिनट, मुझे एक बात बताइए। जियो है। जियो को छोड़ दें, आप मुझे एक बात बताइए। आपने जर्नैल का नाम लिया, अभी जियो पे भी आ जाते हैं। आपने जर्नैल का नाम लिया तो फिर आप में इतनी हिम्मत है, आपका इकतदार है, टांग ले फिर उस जर्नैल को जिसने लूटा है, टांगा है। सुने मेरी बात, आपने तो गार्ड फॉर्म में देके भेजा, अब आपको शर्म आ रही है? नहीं, कोई शर्म नहीं आ रही। आप मुबश्शिर देखें, गुजारिश ये है कि हम लोग तो 24 घंटे आपके टारगेट में हैं, आप मीडिया के टारगेट पे हैं। लेकिन खुदारा हमें इतनी मोहलत जरूर दे दिया करें कि हमारा जब आप मीडिया ट्रायल करते हैं, जब तक कोई कोर्ट साबित ना कर दे, और मैं बातें आपके साथ सबूत के साथ करूंगा। अगर मूसा गिलानी साहब के मुतल्लिक, चले मैं आपको सबूत के साथ एक बात कर रहा हूं। एक मिनट बसरा साहब, एक मिनट मेरी बात सुने। मैं आपको अब एक सबूत के साथ बात करने लगा हूं, आपने हौसला था जवाब दे। इलेक्शन से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अपने घर का 2 कनाल का लॉन बेचा था इलेक्शन के खर्चे पूरे करने के लिए, और उन्होंने टोटल 67 लाख के गोशवारे जमा कराए थे। क्या उनके पास इस वक्त 3 घर नहीं है 9-9 करोड़ के सिर्फ लाहौर शहर में? क्या उन्होंने वो जमीन वापस नहीं ली है? क्या उन्होंने एनएचए के ठेके अपने बेटों के थ्रू नहीं दिलवाई हैं? क्या बात कर रही हैं? मुबश्शिर देखें, आपने स्टार्ट में भी टाइम ले लिया, मुझे अब टाइम नहीं दे रहे ताकि हम अपनी मुल्तान और मैं अभी ऐसा कर नहीं, एक मिनट मैं अब आपको सबूत दे रहा हूं। पहले मुल्तान और लाहौर के घर दिखाएं जी वजीर आजम के, इनको आप जो 67 लाख रुपए के गोशवारों से हुए, ये आप देखिएगा, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। 3.5 करोड़ की तो आपने आउटर वॉल बनवाई है। आप कौन से सबूत की बात कर रहे हैं? मैं आपको टीवी पे सबूत दिखा रहा हूं। आपके पास सबूत है। सलमान गनी भी मीडिया से यहां पे, मैं भी हूं, हम दोनों अपना दिफा कर सकते हैं, हम दोनों के ऊपर ले आए सबूत। आप सबूत के अलावा वैसे बात कर, मेरी बात भी सुन लेना जी। सुने, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की कंस्ट्रक्शन हो रही है मुबश्शिर साहब, ये वजीर आजम नहीं, पाकिस्तान ये गिलानी हाउस की कंस्ट्रक्शन है, मुल्तान के अंदर है। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद का नहीं है। आप लोग कौन से, आपको बादशाह आ गए यहाँ पे? जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब वहां रहते हैं, वही उनका प्राइम मिनिस्टर। वो कहां रहते हैं वहां पे? वो हफ्ते में हर हफ्ते लाहौर आते हैं, पूरे लाहौर की ट्रैफिक जैम करके होते हैं। एक मिनट मुझे बताइए जी, ये यूसुफ रजा गिलानी का बेटा है जी मूसा गिलानी, इसके ऊपर अरबों रुपए का फ्रॉड का है। इसको 1.25 साल के बाद हनीमून याद आ गया और आप लोगों ने जाने दी है। ये वाकई लोग कहते हैं कि आप लोग ठंडी ऑपोजिशन है, फ्रेंडली ऑपोजिशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बातें करप्शन के हवाले से इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, इस वक्त कोई मुल्क में किसी जर्नैल की हुकूमत नहीं है, मार्शल लॉ नहीं है। अगर है भी जर्नैल जिम्मेदार उसको टांगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ, हाँ। यानी कि उठा के किसी को जेल में डाल के कोई किसी ने जाली केस बनाया, मुझ पर भी एक केस बना, सलमान गनी साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं 10 साल के बाद बरी भी हुआ, जुर्माना भी मुझे वापस मिला। लेकिन इस वक्त तो एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत हद तक आज़ादी है। इस वक्त जब इल्ज़ामात लग रहे हैं और लोग भाग रहे हैं और लोगों की ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई बात तो है, कुछ हकीकत तो है। और ये सारे इल्ज़ामात ये इधर ही क्यों लग रहे हैं?
यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर, उनके बेटों पर, सदर आसिफ अली जरदारी साहब पर और मुख्तलिफ लोगों पर। अभी वो जो इस मामले की जो आपने कहा है, ये जो तफ्तीश हो रही थी, उस टीम को सारी को तितर बितर कर दिया गया। इससे पहले टीमें तितर बितर होती रही हैं, किसी को काम नहीं करने दिया जा रहा। खुदा के लिए कोई हया होनी चाहिए। एक डीसी को, कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट जो है वो बरतरफ कर रही है इसलिए कि NICL में मुलव्वस लोग जो हैं, मुजरमान जो हैं, उनको उसने एयरपोर्ट से भगाया, पाकिस्तान से भगाया। उसको अब आप अपॉइंट कर रहे हैं गिलगित और बल्तिस्तान का चीफ सेक्रेटरी। यार ये को गवर्नेंस हो रही है सलमान गनी साहब। मुबशर मुझे आप मौका दे दें कि आज आपने इल्जाम लगाया, पहले बात में शौकत बसरा साहब ने, चूंकि मैं जिस शौकत बसरा को जानता हूं, मैंने इन्हें कभी करप्शन को डिफेंड करते नहीं देखा, लेकिन मैं हैरान हुआ आज बसरा साहब की बात पे इन्होंने मीडिया ट्रायल की बात कर दी। शौकत बसरा साहब, ये वही मीडिया है जब आपकी लीडरशिप पाकिस्तान से बाहर थी तो ये मीडिया था जो फौजी डिक्टेटरशिप के खिलाफ बात कर रहा था, जो अदलिया की आज़ादी की बात कर रहा था, और इसी मीडिया की जद्दोजहद के नतीजे में आपकी लीडरशिप पाकिस्तान आई। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान में बनने वाली जमहूरी हुकूमतें जो गवर्नेंस की बात करती थी, क्या आज पाकिस्तान में किसी जगह भी कोई गवर्नेंस आपको नजर आ रही है? ये नहीं, वो जो हम बचपन में पढ़ा करते थे कि अंधेर नगरी चौपड़ राजा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, उनकी कैबिनेट के आज के वजीर मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात साहब ने कौमी असम्बली के अंदर उनके बारे में कहा था MBBS, मियाँ बीवी बच्चों समेत लूट मार की तारीख रकम की जा रही है। आज वो भी इस कैबिनेट में शामिल हैं। बात यह है कि हम लोगों को बताते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पाकिस्तान है। बदकिस्मती से आज के हुक्मरानों ने पाकिस्तान की पहचान एक करप्ट पाकिस्तान के तौर पे, और आज पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर आप देखें जगहंसाई का मुर्तकिब हो रहा है। कोई जवाबदेह नहीं है, ना किसी की पकड़ है, ना अदालती फैसलों पे अमल दरामद होता है, ना ये जवाबदेह हैं। एक मुकाबला की फजा है। आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात की, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि इलेक्शन से पहले उनकी सूरत हाल क्या थी, मैं इससे ज्यादा बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन आज इस हवाले से दो आरा मौजूद नहीं। मैं उनके मुखालफिन की बात नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली इसकी तायद करते नजर आ रहे हैं। बात यह है कि ये जमहूरियत है पाकिस्तान की, इस जमहूरियत ने पाकिस्तान की दुनिया भर में जगहंसाई करवाई है। 40% जाली वोटों के साथ आई है जमहूरियत लोग हैं। सलमान गनी है, सदीकुल फारूक है, शौकत बसर साहब भी हैं। शौकत बसर साहब, जब मैं आऊँगा ना ब्रेक से, तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊँगा, सुनवाऊँगा कि जिसे आपके भी और नाजरीन के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और फिर आपको पता चलेगा मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ, और फिर आपको पता चलेगा कि मैं बार बार आपको जब कहता हूं कि जितना मर्जी करना है कर लो, लेकिन एक हद से ज़्यादा जुल्म मत करो, क्योंकि देना है खुदा को जवाब, किसी ना किसी दिन तो जाके देना है। बट एक ब्रेक के बाद बताऊंगा मुझे गुस्सा किस बात पे है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जब आप ब्रेक पे गए थे तो मुझे इवन सदीकुल फारूक साहब ने कहा कि जनाब आप शौकत बसरा साहब की पूरी बात सुने, और सलमान गनी साहब भी सिफारिश कर रहे थे। प्रॉब्लम यह है कि मैं एक चीज़ ऐसी सुनवाने लगा हूँ कि जिसके बाद सदीकुल फारूक साहब भी जवाब दे होंगे, सलमान गनी साहब भी जवाब दे होंगे, शौकत बसरा साहब भी होंगे, मैं भी होऊंगा, और यानी इस मुल्क में हर वो शख्स जो किसी न किसी ऐसे ओहदे पे फायज है जहाँ पे वो कोई ना कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो भी जवाबदेह होगा। मैं आपको एक ऐसी बच्ची की बात सुनवाने लगा हूँ कि जो सारे काम छोड़ के, यानी आज उसने ये फैसला किया है कि वो इस्मत फरोशी शुरू करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बच्चे मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। आपने मुझे सिर्फ, मैंने आपका नाम नहीं मैं बता रहा किसी को, मैं ये नहीं बता रहा आप कहाँ से हैं, लेकिन आप मेरे मेहमानों को सिर्फ ये बताएं कि आपने ये जो फैसला किया है, इतना बड़ा फैसला है, ये क्यों किया? इसलिए कि गुर्बत बहुत ज्यादा है, क्या कर सकते हैं हम, बच्चे भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, बाहर निकलते हैं, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बाहर कहीं ऑफिस में जाते हैं तो कहते हैं जिस्म फरोशी कर लो या हमारे पास रुक जाओ, फिर हम आपको पैसे देते हैं, फिर ऐसे करते हैं। हम इतने मुश्किल में हैं कि हमारा कोई दिल करता है कि हम आप खुदकशी कर लें, लेकिन खुदकशी करना भी हराम है, जिस्म करना भी, बेचना भी हराम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हाल बताओ। मेहरबानी मेहरबानी। मैं आई एम सॉरी मैंने आपकी बात काटी है। और बसरा साहब, अगर आपको यकीन ना हो
तो आप मेरे से एफिडेविट लेके ये बच्ची का नंबर भी ले लीजिएगा, पता भी ले लीजिएगा और मिल भी लीजिएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये सच है कि सच नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि मेरा गुस्सा जायज़ है कि नाजायज़ है? इस हुकूमत ने ये दिन हमें दिखाना था। मुबशर, आप तो ये एक मिसाल दे रहे हैं। मेरा ख्याल में अगर थोड़ा सा जहाँ पे आपका स्टूडियो है थोड़ा सा आगे चला जाएं तो वहाँ पे पूरा एक बाजार है, और ये बात आप दुरुस्त कर रहे हैं कि करप्शन हमारे माशरे में नासूर बन चुकी है। मैं इस पर कोई डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको आज बात मेरी सुनेंगे, टाइम मुझे देंगे। देखें, अभी ये जो मक्के के हाजी आपके पास बैठे हैं ना, इनको सिर्फ मुझे ये सदीकुल फारूक साहब जिनके नुमाइंदे हैं, करप्शन और लूट मार तो उनके घर की लौंडी है। करप्शन का आगाज मियां बरादरान। पहले मुझे इस बच्ची का जवाब दे दें बसरा साहब, फिर आपकी बात। नहीं, एक मिनट पहले मेरी बात का जवाब दें। एक बच्ची का मैंने आपको दिखाया जो उसने ये फैसला किया कि आज के बाद उसने इस्मत फरोशी करनी है, और उसके लिए अब आप इनके ऊपर इल्जाम लगाएं, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाएं, मैं स्टूडियो वालों के ऊपर लगाऊं। मुझे ये बताएं ये क्यों हो रहा है? ये बाजार की नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मैं यकीन मानिए ये लम्हा फिक्रिया है। मैं आपकी बात को आप एक मिनट बस साहब होल्ड करें, चले मैं एक और बच्ची से आपकी बात कराता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बच्चे मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मुझे आपने ये बताया था कि आपने ऑलरेडी ये काम शुरू कर दिया है और आपके घर वाले आप इस पे आपको यानी मजबूर कर रहे हैं कि आप ये बाकायदगी से करें, क्या वजह है? मेरी बात सुने, गुर्बत इस कदर है कि खाने को कुछ नहीं है, ठीक है, करे ना तो हम क्या करें? मैं तो अपनी माँ बाप की कुर्बानी बहन भाइयों की दूंगी ना, क्या करूंगी मैं फिर? जारी बात है खाने को कुछ नहीं है, बीमार माँ है, बहन भाई छोटे छोटे हैं, क्या करूँ मैं फिर? ये जब करते हैं सब कहते हैं कि ये है वो है, बाद में कुछ भी नहीं करते हैं गरीबों के लिए, तो गरीब अपना जिस्म नहीं बेचेंगे और क्या करेंगे? थैंक यू। इस पे एक बात आपको याद होगा कि मैंने आपके प्रोग्राम में एक हवाला दिया था हज़रत अली करमुल्लाह वजह का, कि अगर मुझे गुर्बत कहीं मिल जाए मैं इसे कत्ल कर दूं, चूँकि ये बहुत कुछ करवा देती है। बात ये कि आपने जो ये बात सुनवाई है, देखिए लोग खुद भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, बच्चों की खातर नहीं है। आज जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, मेरे बच्चों को अगर खुदा न खास्ता भूख लगी हो, मैं हमारे मुआशरे के लिए, हुक्मरानों को छोड़ दें, इन हुक्मरानों के मफादात पाकिस्तान के साथ नहीं, ये तो यहाँ से लूट मार करके पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं। हम सब के लिए लम्हा फिक्री है। ये जो दो बच्चियों ने बात की है, हम इसी माशरे में मौजूद है और कोई जवाबदेह नहीं है, जिन्हें हमने ये जिम्मेदारी दी थी कि वो पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, जहालत, पसमानगी का सदेबाब करेंगे, वो कर क्या रहे हैं? ये गवर्नेंस इस पाकिस्तान के अंदर कि आज लोग इस्मतदरी पे मजबूर हो गए और कोई जवाबदेह नहीं है। आप देखें बड़ी डटाई से कहते हैं अवाम की ताईद और हमायत हमें हासिल है, उन्होंने तो बाजार का हवाला दे दिया। जी जनाब, ये सब कुछ करेंगे, इसलिए ये आए कहां से थे और जाएंगे कहां ये सबको पता है। इस हवाले से कोई दो राह मौजूद नहीं है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो क्लेम करती हैं डेमोक्रेसी, कौन सी डेमोक्रेसी? दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी होती है तो ये काम नहीं होते जो आप दिखा रहे हैं। लोग अपने आप को जवाबदेह समझते हैं। जमहूरी माशरे में लोगों के पेट का, उनके रोजगार का मसला हल किया जाता है, वहां पर अदलिया भी आजाद होती है, उनके फैसलों पर अमलदरामद होता है, वहां का मीडिया भी अपना रोल अदा करता है। ये कैसी डेमोक्रेसी है कि एक तरफ गुर्बत और अफलास है, दूसरी तरफ याशी है और बदमाशी है, कोई इनको जवाबदेह नहीं है। अदारों को टारगेट करते हैं, कौन करते हैं? जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पे बैठे हैं, उन्हें कोई डर और खौफ नहीं, इसलिए कि अब वो चाहते हैं कि हमें किसी तरह शहादत, बल्कि मैं कहता हूं हलाकत के अंजाम से दो चार कर दे, फिर जब पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। तो इनकी औलादें जायदादें पाकिस्तान से बाहर पड़ी। मैं आपको बताऊं सदीकुल फारूक साहब, एक मिनट मैं बताता हूं, तकरीर के बाद आपको भी तकरीर का मौका दूं। खत्म हो गया तो मुझे मौका दे दें। मुबशर देखें बात ये है, इंतहाई अफसोस की आपने बात की है, मुझे मौका दें थोड़ा सा। आपने बसरा साहब इंतहाई अफसोस की बात की है। एक मिनट अभी सुन ले सदीकुल फारूक साहब। यार बसरा साहब की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, मैं 1 मिनट में आता हूं आपकी तरफ, आप प्लीज परेशान ना हो। मुझे आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इंसान है, चाहे उधर के हुक्मरान, चाहे इधर के हुक्मरान, चाहे कहीं के हुक्मरान, जवाब दे तो है ना अल्लाह ताला को। ये क्या हो रहा है इस माशरे में? ये जो खराबी, ये जो मजबूरी जिसमें इज़्ज़त के कफन बिक रहे हैं, बिलाशुबा हर वो आदमी जो बाशऊर है और जिसका जिस हद तक जिसके पास इख्तियार और इक़्तिदार है वो इसका ज़िम्मेदार है। अगर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं कि फ़रात के किनारे अगर कुत्ता प्यासा मरे
तो मैं भूखा मरे तो मुझसे पूछा जाएगा, तो यही हमारे लिए मिसाल है। लेकिन मैं इसके साथ ये ज़रूर अर्ज़ करूँ, मैं भी इसका जवाब दे हूँ, जहाँ तक मुझसे बन पड़ता है छोटी मोटी खिदमत जिन लोगों की मेरे पास आते हैं, खुदा का करम है, हम करने की कोशिश करते हैं। एक सिस्टम होना चाहिए, सिर्फ अपना मदद नहीं होनी चाहिए। मैं अर्ज़ करता हूँ, बिल्कुल सिस्टम होना चाहिए। मैं उसमें ये अर्ज़ करूँगा, सलमान गनी साहब की सारी बातों से इत्तेफाक, आपकी सारी बातों से इत्तेफाक, लेकिन यहाँ इदारे, अकाउंटेबिलिटी के इदारे, तमाम इदारे बनने नहीं दिए गए। थानों से उठा के करप्ट लोगों को वजीर बना दिया गया। साहब की मैं बात सुनूं जरा। बसरा साहब, जी बसरा साहब फरमाइए। जी बशीर, मेरी गुजारिश ये है कि अब जरा ये सलमान गनी साहब को भी कहीं थोड़ा सा हौसला रखें जी। मुझे कोई आदमी अपने गिरबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ भी उठती है। मेरी बात सुन लें, मैं ये डिफेंड, अगर आपके पास कोई सबूत है, मुबशर लुकमान साहब आप गए थे लिस्टों के हवाले से, वोटों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आपके पास कोई सबूत है तो खुदारा कल आप सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाइएगा। और अगर मोनस इलाही के खिलाफ जो कुछ हुआ आज वो बरी हो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है बसरा साहब, आपके घर मुबशर लुकमान साहब एक लम्हा, मोनस इलाही को यहाँ से पीपल्स पार्टी की मरकजी हुकूमत ने भगाया और उस सारे अरसे में मोनस इलाही ने कम अज कम आके, मोनस इलाही ने जेलों में तो गया, मोनस इलाही ने अपने ऊपर लगाए हुए इल्जामात को तो यानी फेस किया और उसने अदालत से ही बाइज्जत तौर पर अपने आप को बरी करवाया और आप ही के अदालतों से आपके वजीर आजम का बेटा कहाँ भाग गया 1.25 साल के बाद हनीमून करने। हमारे साथ हैं सिद्दीक अल फारूक है और सलमान गनी। वी कम बैक टू देम आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और शौकत बसरा साहब, बात पता है क्या है कि दुख किस बात की है। चलें एक सेकंड को मैं कहता हूं कि वजीर आजम साहब को और उनके बच्चों को एक साइड पे कर देते हैं, पीपल्स पार्टी को भी एक साइड पे कर देते हैं, PMLN को भी एक साइड पे कर देते हैं, तमाम सियासी जमातों को एक साइड पे कर देते हैं, कौम के ऊपर आ जाते हैं। दवाइयों में मिलावट हम कर रहे हैं, ठीक है, खाने पीने की अशिया में मिलावट हम कर रहे हैं, दूध में मिलावट हम लोग कर रहे हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं उनमें मिलावट हम कर रहे हैं, अगवा बराए तावान की वारदातें जो हैं उनमें खौफनाक हद तक इजाफा हो गया, कत्ल गारत जो है उसमें आप देख सकते हैं कितना इजाफा हो गया, पुलिस मुकाबलों में कितना इजाफा हो गया, असला कितना हो गया। अटक से आगे जाना, अगर मैं आपको कहूं कि आप जाके दिखाएं तो आपके लिए मुमकिन नहीं है रात के टाइम पे ट्रैवल करना। बलूचिस्तान में मेरे लिए मुमकिन नहीं है वहां पे जाना। कराची के नो गो एरियाज ऐसे हैं कि जहां पे आम कराची के रहने वाले का मुमकिन नहीं है जाना। अरे भाई, ये इस मुल्क का हाल जो हो रहा है किसी की तो जिम्मेदारी है ना। और अगर ये सिर्फ 1 मिनट मैं एक सवाल खत्म कर लूं, अगर एक बंदे की जिम्मेदारी है जिसका नाम परवेज मुशर्रफ है, तो मुझे कैलेंडर पे वो डेट बता दें कि किस दिन से उसका असर खत्म होगा और आपकी हुकूमत का असर शुरू होगा, और फिर ये जरा पूरी कौम का जवाब दे देना कि फिर अगर इतना ही गलत था तो मार्च पास क्यों दिया। मैं अब यही कह रहा हूं कि करप्शन इस मुआशरे में है और ये अब से नहीं, पता नहीं जब से पाकिस्तान बनने के फौरी बाद या आप इंडिया में चले जाएं, मैं इसको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन मैं जो गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी सिद्दीक अल फारूक साहब बता रहे, आपके पास बैठे हुए हैं, कि जब तक किसी के मुतालिक सबूत ना आ जाए उसके खिलाफ टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए। अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ को, मौजूदा चीफ जस्टिस ने करप्ट डिक्लेयर किया है। PLD 2001 जफर अली शाह केस है सुप्रीम कोर्ट में। मैं कहता हूं कि आप किसी के मुतालिक, अभी आपको मैं गुजारिश कर रहा था कि इन लोगों ने अभी ताजा जो वारदातें डाली हैं वो तो आपके पास सबूत के तौर पर पड़ी हैं। आप प्राइम मिनिस्टर साहब के मुतालिक आज से मैं 4-5 शो कर चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश ये करता हूं कि आप इनका केस कोई भी अगर है, अगर मूसा गिलानी साहब के खिलाफ कोई सबूत है, किसी के खिलाफ सबूत है, तो खुदारा आप बजाय इसके कि टेलीविजन पे बैठ के मुझे एक बात भाईजान दो बातों का जवाब दे दें मुझे आपकी आवाज मैं बंद करूंगा, बसरा साहब की आवाज बंद करें। कमाल हो गया। बात यह है कि आप मेरे मेहमान हैं, प्लीज मेरी बात सुन ले और फिर उसके बाद जो आप जवाब देंगे वो मुझे सुनना पड़ेगा, सुनना मेरे लिए लाजिम है। मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि पिछले 4 साल से हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते गिलानी साहब लाहौर आते हैं निजी दौरे पे। ये पैसे कौन दे रहा है?
क्या मतलब आपका? क्या मतलब है? हर वीकेंड पे आते हैं? नहीं है क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है? मेरा दामाद है कि मैं अपने टैक्सेस के पैसे दे रहा हूं? क्या बात कर रहे हैं? मेरा फुफा है वो, अपना निजी दौरों के पैसे हम ही दे रहे हैं, और वैसे ऑस्टेरिटी ड्राइव्स होनी है। ये क्या बातें हो रही हैं? तौर पे आ रहे हैं वो। कौन से पाकिस्तान के तौर पे आ रहे हैं? कौन से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं लाहौर में आके? वो तो मेरा ख्याल में ये लाइन आज नहीं लेके आए हुए हैं। मैं लाइन लेके आया हुआ हूं, मैं ओपन हूं बिल्कुल, मैं कोई ढकी छुपी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं ऑस्टेरिटी ड्राइव में, ये क्राइम नहीं है। क्यों जी सलमान गनी, क्या क्राइम है? मेरे भाई शौकत बसरा साहब 2 दफा ये कह चुके हैं, अच्छी बात है कि मुबश्शिर साहब आपने जो बात की वो कहते हैं जी ये सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या आप इस सुप्रीम कोर्ट को कबूल करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ जो हशर पाकिस्तान की इस मुंतखब जमहूरी हुकूमत ने किया है, इससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख की में मिसाल नहीं मिलती। और मैं हमेशा ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देता रहा हूँ कि अदलिया की आज़ादी की जंग में अगर किसी पार्टी ने खून दिया था तो वो पीपल्स पार्टी थी। ये कौन सी अदलिया थी? करप्शन और एक मिनट, कौन सी अदलिया थी? अदलिया की, इस अदलिया की आज़ादी की जंग में दिया उन्होंने, ये पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद एक मिनट गलत कह रहे हैं आप। जब 25 जजेस ने इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस जियाउल हक के टाइम पे रिजाइन किया और उनको फारिग किया गया, उनमें से कितनों को बहाल कर लिया उन्होंने आके? देखिए मैं इस ये क्या बात कर रहे हैं? अगर अदलिया का साथ देना होता तो वो भी दे रहे होते। देखिए ये क्रेडिट तो आप बेनजीर भुट्टो साहिबा से नहीं हम छीन सकते कि वो वहां पर गई। मैं एनआरओ का भी क्रेडिट नहीं ले सकता जैसी तैसी। एनआरओ कैसे साइन किया? आज की अदलिया, पीपल्स पार्टी, आज के ये इदारे अगर हम इसे टारगेट करेंगे तो फिर पाकिस्तान की एनआरओ हमें मैं ये बात कह रहा हूं, आपने जो करप्शन की बात की है, इस मुल्क के अंदर जो पावर प्रोजेक्ट्स थे उसमें इसी अदलिया ने 2.5 अरब रुपए वापस भी करवाए थे। इस अदलिया का ये क्रेडिट हम नहीं छीन सकते। अगर किससे करवाए थे, किसके कहने पे दिए गए थे? शौकत बसरा साहब आपको बहुत अच्छी तरह पता है। बात यह है कि सदीकुल फारूक साहब इनके बारे में कहेंगे, ये इनके बारे में कहेंगे। एक दूसरे के अगर गंदे कपड़े लाके चौकों में धोएंगे तो पाकिस्तान की जो तस्वीर बनेगी, क्या ये पाकिस्तान का? मैंने एक बड़ा सीरियस सवाल करना है। एक मिनट, मैंने सदीकुल फारूक से एक बहुत सीरियस सवाल करना है। सदीकुल फारूक साहब, आप एक बाप भी हैं, आप एक भाई भी हैं, आपके ऊपर अपनी माशरती जिम्मेदारियां भी हैं। मैं आपसे बहैसियत एक बाप के, एक बेटी के बाप के, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आपके सामने 2 आवाज़ें मैंने सुनवा दी हैं आपको, और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जिस्म फरोशी आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा होने वाला काम है क्योंकि लोगों का नहीं गुजारा हो रहा, तो इसमें बताएं कौन कौन हम में से जिम्मेदार है? देखिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, बाप के तौर पर वो मेरी बेटी है, वो कौम की बेटी है। दोनों बेटियां जो आपने, ये कौम की बेटियां हैं, बहनें हैं। हम सब जिम्मेदार हैं और हम सब को, और मेरी बात थोड़ी सी सुनेंगे, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर यहाँ इदारे आइन और जमहूरियत में और अकाउंटेबिलिटी में तसलसल होता, ये सूरत हाल ना होती। मुबश्शिर साहब ये जो 4 दफ़ा यहाँ मार्शल लॉ लगे हैं और 33-34 साल और फिर पीछे बैठ के भी यहाँ मामलात किए गए हैं, उसकी वजह से दरिया बिके हैं, मुल्क टूटा है। मैंने अर्ज़ किया करप्ट लोगों को जिन्होंने साथ मिलने की बात की उन्हें साथ मिला लिया है। जो ठीक लोग थे, मैं उनमें से एक छोटी सी मिसाल हूँ कि मैंने अपने इदारे को साफ कर दिया था करप्शन से, लेकिन मैंने हाथ नहीं मिलाया, मुझे उन्होंने उठा के 8 महीने फौजियों ने पास रखा अपना परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उसके बाद जेल में डाल दिया। और मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को क्लास यानी C क्लास बंद वार्ड में एक उंगली में जाली में से मिलाता था, बाकी आपसे कुछ नहीं निकला था, इसलिए कि आपने किया कुछ नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं ना कि अगर इस तरह की हुकूमतें आपकी बदकिस्मती, अगर आप ही की पार्टी है, थोड़ा सा और सुन ले, थोड़ा सा वसातत से एक छोटा सा सवाल मैं सदीकुल फारूक साहब से पूछना चाहता हूं। ये सियासी कारकुन है, बात करते हैं, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। सदीकुल फारूक साहब, 4 साल से पाकिस्तान में चलने वाली जमहूरियत को आप वाकईतन जमहूरियत समझते हैं? मैं ये कहता हूं कि ये जो इस वक्त चल रहा है ये तो टोपी ड्रम है। दिस इज वर्स्ट डेमोक्रेसी। सदीकुल फारूक साहब, बुरी जमहूरियत है, लेकिन कहां से है? नहीं, जमहूरियत का मतलब है आइन को। अच्छा एक मिनट, आप 2 मिनट है मेरे पास। अब शौकत बसरा साहब आप अपनी तकरीर कर लें। जी मैं नहीं बोल रहा। देखिए मुबश्शिर साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये आपके पास जो सदीकुल फारूक साहब मक्के के हाजियों के नुमाइंदे बैठे हैं ना, आप ये जुमला मिला हुआ है, इस तरह ना करें शौकत बसरा साहब, इस तरह ना करें। आपके लीडरशिप के हवाले से एक लम्हा, जो इल्जामात हैं उसकी सफाई तो दें, मेरी लीडरशिप की बात छोड़ दें। आप अपने लीडरशिप को बताएं, अपने लीडरशिप को, अपने गिरबान का बताएं। इन्होंने लैपटॉप स्कीम में अभी 2 अरब रुपया खाया है। देखिए आप हमारे मुतल्लिक बयान देने से पहले इनको ये पूछें कि आपने अभी कर्ज उतारो मुल्क सवारों में, आपने यूनुस अभी ने फौज को नहीं छोड़ा, आप लोगों ने कर्ज उतारो मुल्क सवारों पे आपके वजीर खजाना ने, किसी शेख हफीज ने
पिछले साल कौमी असम्बली में रिकॉर्ड रखा है। खुदा का खौफ करें और जाएं अपना पूछें। मैं आपको कर्ज उतारा मुल्क सवारों के हवाले से आपको मैं अदालत में लेके जाऊंगा, इसलिए कि आपको पता नहीं, मैं लेके जाऊंगा आपको अदालत में इंशाअल्लाह, एक हफ्ते के अंदर लेके जाऊंगा। बताइए मुझे कि मीर शकील रहमान एक छोटे से कमरे में रहता था मुबश्शिर साहब, आज वो अरबपति और खरबपति किस तरह बन गया, उसके खिलाफ प्रोग्राम नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं एक और प्रोग्राम कर लेता हूं ना, एक और प्रोग्राम कर लेता हूं, आपके साथ ही कर लेता हूं कि बेम्बिनो सिनेमा में टिकट ब्लैक करने वाला इतने अरबों खरबों का मालिक कहां से बन गया, वो भी कर लेते ना फिर एक प्रोग्राम। वो इतना हौसला करे ना फिर आप। और दूसरी बात, आपको मैं एक बात बताऊं, इंतहाई दुख के साथ एक आपको बात बताऊं, आपके ऊपर भी और सिद्दीकुल फारूक साहब के ऊपर भी, कि मैंने जिन 2 बेटियों की आवाज उठाई थी, आप दोनों उनकी आवाजों को दबा रहे हैं, आपने उनकी आवाजों को दबा दिया और आप लोग अपनी सियासतों पे शुरू हो गए। बसरा साहब, अगर ये जमहूरियत है तो मैं ऐसी जमहूरियत को नहीं मानता। किसी ने कहा था कि मेरे टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। शौकत बसरा साहब, एक आपको मैंने वाकया सुनाना है। आप एक शादी पे गए थे अभी थोड़ी दिन पहले, जैन सुखेरा साहब की। जैन सुखेरा साहब की शादी पे आप गए, आपने देखा, कार्ड भी आपको मिला होगा। उस कार्ड के ऊपर RSVP पे किसका नाम लिखा हुआ था, और आपको पता है कि जैन सुखेरा साहब वो हैं जिनके ऊपर हज स्कैंडल में सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात लगे। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं बिल्कुल एक स्ट्रेट सवाल कर रहा हूँ, अगर आप मुझे ऊंचा बोलने की ज़रूरत नहीं, अगर आप मुझे डायरेक्ट इस सवाल का जवाब दे दें कि जब वो लोग जिनके ऊपर मुजरिम होना साबित हो जाए, उनकी उस लेवल पे पुष्पनाई हो रही हो कि उनके शादी के कार्डों पे RSVP पे अब मेरा नाम लिखा हो और मेरा ही नंबर लिखा हो, कॉन्टैक्ट नंबर, तो फिर वो अफसोस की बात नहीं है? मुबश्शिर, मुझे बताइए उस केस में जैन सुखेरा क्या मुजरम हो गए? नंबर 1 मैं आपसे पूछना चाहूँगा। दूसरा सवाल मेरा ये है, उस केस में अब्दुल कादिर गिलानी साहब का भी नाम लिया गया, उनके मुतल्लिक भी प्रोग्राम किए गए, हर चैनल पे मैंने देखे, तो क्या अब्दुल गिलानी साहब को वहाँ पे ऊपर उनको मुजरम डिक्लेयर किया गया? अभी मैं बता रहा हूँ मूनुस इलाही साहब की मैंने बात की, कितने प्रोग्राम किए गए, क्या वो उनको मुजरम डिक्लेयर किया गया? खुदारा मैं यही गुजारिश करता हूं कि किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले आप जब तक उनके खिलाफ की बात साबित ना हो जाए, मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, आप बड़े सीनियर एंकर हैं, खुदारा ऐसे काम ना करें जो केस साबित है उनके ऊपर आप बात नहीं करें। नहीं करते, नहीं करे तो फिर आप भी आज के बाद हुदैबिया पे बात ना करिएगा। नहीं, आप भी हुदैबिया पे ना बात करिएगा जब तक साबित नहीं होता। केस साबित हुए हैं, एक सुप्रीम कोर्ट PLD 2001 मैंने पहले रेफरेंस दिया, मेरे पास पड़ा है, जो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ पर साबित हुआ है। मौजूदा चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने दोनों को करप्ट डिक्लेयर किया है, आपने अभी तक उस पर कोई बात नहीं की। नंबर 2, नवाज सुन ले, दोनों जर्नैलों ने जो बयानात दिए हैं, मेरी बात मुकम्मल हो रही है, मेरी बात। अच्छा, अभी शकील साहब हैं जो जंग अखबार के, एक छोटा सा कमरा उनके पास था, खरगपति बन गए। मुझे बताइए, उनके पास अलादीन का चिराग है, वो कहां से पैसे आ गए? आप बताइए, आपके जो जनरल्स, ब्यूरोक्रेट्स, आपके जो ये मीडिया की जिनकी बात की है, आपने आज तक उनके मुतल्लिक क्यों कोई प्रोग्राम नहीं किया? मुबश्शिर, मुझे सिर्फ ये बात बता दें कि आज वो जो अरबपति और खरबपति जिनके बच्चे पता नहीं कहां पढ़ रहे हैं, जिनकी एम्पायर्स कितनी है, खुदारा सियासतदान तो ऑलरेडी कटहरे में है। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि जिस किसी के पास भी सबूत है मेरे खिलाफ है, मादरत के साथ मैंने ही किए प्रोग्राम, बहुत बड़ा मसला है, मैंने ही किए प्रोग्राम, मुझे ना गिनाएं, ये किसी और को गिनाएं, क्योंकि जिन जिन के आपने नाम लिए उनके खिलाफ मैंने ही प्रोग्राम किए। अच्छा, मुझे बात मुकम्मल हो रही है मेरी। उसके बाद ये जो साहब बैठे हैं, कर्ज तारो, मुल्कवारो, फॉरेन करेंसी अकाउंट, सस्ती रोटी, लैपटॉप, ताज़ा वारदातें हैं। 70 साल उन लोगों की जिद्दोजहद है, चाहे उन्होंने एक कमरे से शुरू किया या साइकिल पे अखबार बेचने से शुरू किया, और अगर इन 70 सालों में उन पे करप्शन, हमारा भी उनके साथ झगड़ा रहा, इनका भी झगड़ा रहा, अगर उनके खिलाफ केस बनता है तो आप अब बना लें। एक दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा 2001 में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, वो बताएं मुझे। भाई मैं ये कहता हूं कि अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पर केस है तो 4 साल आपको हो गए हैं, आप लेके आए अदालत में, हम अदालत का फैसला मानेंगे, जैसे असगर खान केस इस वक्त अदालत में है। अच्छा चले, मुझे एक जो फैसला एक मिनट मैं अब प्लीज आप भी और फारूक साहब भी जरा एक लम्हे के लिए चुप रहें। ये मैं सलमान गनी साहब को एक चीज सुनाना चाह रहा हूँ। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में 13 दिसंबर 2009 को फजील असगर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का तबादला कर दिया, क्योंकि उस पर शेख अफजल जो बैंक ऑफ पंजाब
स्कैम में मुलविस थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि फसील असगर ने उसको मुल्क से भागने में मदद दी थी। खुद उसका अपना एफिडेविट मौजूद है मुलजिम का, और उसमें उनसे 5 मिलियन रुपए भी वसूल किए गए थे। उससे पहले शेख अफजल ने नैब को अपने तहरीरी बयान में यह कहा था कि उसने फसील असगर को 5 मिलियन दिए ताकि वो उसको मलेशिया भेजने का बंदोबस्त करे। अजब, फजील असगर उस वक्त DCO मुल्तान के तौर पे काम कर रहा था। सरकारी प्रोटोकॉल दे के उसको मुल्तान एयरपोर्ट ले जाया गया और उसने यानी वहाँ से हारिस को, ये अफजल को भागने में मदद की। अच्छा, उसने अपने आप को बड़ी बचाने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फजील असगर के खिलाफ एक्शन लेने का कहा और कहा कि फजील असगर का तबादला कर दिया गया उस वक्त। और अब 5 मिलियन किसके हिस्से में आया वो किसी को नहीं पता। और अब आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी बन रहे हैं। देखिए मुबशर, आपने तो एक वाक़े का जिक्र किया है। मैं जो देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, ये वो हुकूमतें हैं जो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात कर रही थी। आपने जिस केस का हवाला दिया है उसमें सिर्फ एक आप सरकारी अफसर की बात कर रहे हैं, इसमें एक फेडरल मिनिस्टर भी थे जिसके बारे में नहीं जी, अमीन फ़हीम साहब और NICL केस में थे। इसमें बाबर अवान साहब भी थे। और आपको याद होगा कि शेख अफजल ने कहा कि 3 करोड़ मेरे से एक जज के नाम पे लिए और 50 लाख उन्होंने अपने लिए। अल्लाह का नाम माने यार, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो शेख अफजल साहब ने बयान दिया। शौकत बसरा साहब, आप बात सुन रहे हैं, हौसला पैदा करें, आपने डिफेंड करें, आप डिफेंड ना करें। अभी आप पे एलिगेशन नहीं है, आप डिफेंड ना करें, हमें डिफेंड नहीं करना चाहता है। बात यह है कि हमारा सबसे बड़ा ये है कि हम जब सियासी कारकुन उठ के अपनी तरफ के आदतों को जब डिफेंड करते हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर मायूसी पैदा होती है। मैं ये कहता हूं कि ये पाकिस्तान, आप देखें कि किस बुनियाद पे वजूद में आया था। नज़रिया पाकिस्तान था क्या कि हम एक ऐसी तजर्बागाह, एक ऐसी लेबॉर्ट्री दुनिया को दिखाना चाहते हैं ताकि लोग हमें फॉलो करें। क्या आज पाकिस्तान का हिम्मत ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पे बैठा शख्स, उसे आपकी अदालत उस्मा ने उसके खिलाफ फैसला किया है, बार बार कहते हैं जी अदालतों से रजू करें, अदालतों के फैसले आप मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात मुबशर, 1 मिनट, चूंकि इन दोनों पार्टीज ने इत्तफाक़े राय किया था कि हम पाकिस्तान के अंदर एक मौसर एहतसाबी सिस्टम वो मुतारफ करवाएंगे। 2.5 साल हो गए हैं, आपकी कौमी असम्बली के रिकॉर्ड पे मौजूद है कि इन्होंने एहतसाबी कमीशन तश्कील देना था। 10 दफा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा करेंगे, ये नहीं कर सके, ये नहीं करेंगे। इसलिए सदीक फारूक आपका, सलमान गनी आपका, शौकत बसरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते मैंने एक आप लोगों को बड़ी सीरियस बात बतानी है कि जिस बात से मैं शुरू हुआ था, और वो मैंने आपको 2 बच्चियों का जो मैंने बीपर सुनवाया, जो आपको मैंने आवाज़ सुनवाई। मैं आपको असल में बताऊँ, मैं बिल्कुल एक चीज़ पे कैटेगोरिकली बिलीव करता हूँ कि जैसी आवाम होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं, और इस हदीस से मुबारक से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब हो क्या रहा है कि अगर आपको पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, ANP हो, JUI हो, MQM हो, कोई भी आपको इनमें से बुरा लग रहा हो, तो आप यकीन माने कि बुराई हम लोगों में है, बुराई हमारे माशरे में है, बुराई हमारी कौम में है, बुराई हमारी जड़ों के अंदर है। मुझे अभी चंद दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, ज़ाती दोस्त हैं, इंटेलिजेंस ऑफिशियल हैं, उन्होंने मुझे लाहौर कैंटोनमेंट और डिफेंस के कुछ फिगर्स दिए जो माइंड बॉगलिंग है। वो फिगर्स ये हैं, मैं आपको फिगर क्या बताऊं, मैं आपको ये बता देता हूं कि वहाँ पे उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक डोमेस्टिक मेड के साथ ज़्यादतियों के सबसे ज़्यादा वाक़यात जो हैं वो इन पॉश लोकेलिटीज़ में हो रहे हैं, जहाँ पे मैं भी रहता हूँ, जहाँ पे हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं, जहाँ पे और लोग भी रहते हैं, हमारे दोस्त अहबाब भी रहते हैं। सवाल ये है कि जब हम अदालतों पे या अपनी हुकूमतों पे इतनी भारी जिम्मेदारियाँ डालते हैं, तो बहैसियत शहरी क्या हमारी अपनी भी जिम्मेदारियाँ हैं कि नहीं, और क्या हम उनको पूरा कर रहे हैं या नहीं। हो सकता है कि मैं मुजरिम नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं मुलजिम नहीं हूँ, लेकिन क्या फिर ये मेरे ऊपर ये आयद नहीं होती ये एक ज़िम्मेदारी कि मैं किसी ऐसे शख्स का, जिसका मुझे पता है कि उसने इस मुआशरे में किसी मजबूर को या उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उसको यानी मैंने इज़्ज़त दाव पे लगाने पे मजबूर करवा दिया, तो फिर खुदा न खास्ता क्या बॉयकॉट नहीं होना चाहिए? कम से कम सोशल बॉयकॉट तो हम कर सकते हैं। हम उसको जेल तो नहीं भेज सकते, हम उसको शायद खुद मार नहीं सकते, वो कानून इजाज़त नहीं देता, लेकिन हम उसे हाथ में लाना तो छोड़ सकते हैं, सोशल बॉयकॉट तो कर सकते हैं। सोचने की बात है। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।